मुगल हरम की भूमिका पूछ दे तो वो सब खैर संस्कृति वगैरह में हम लोग देख लेंगे, उसको वो अलग से थोड़ा सा देखना पड़ेगा। कुछ हिस्टोग्राफिकल इशू है जैसे महाराणा प्रताप देशभक्त था या नहीं, तो ये सब चीज़ें पीछे हमने आपको हिस्टोग्राफिकल इशू में बता दिया कि भाई महाराणा प्रताप और अकबर का संघर्ष है वो तो एक फिनोमेना है, लेकिन महाराणा प्रताप और अकबर के संघर्ष को हम एक राष्ट्रीय संघर्ष का परिप्रेक्ष्य दे या न परिप्रेक्ष्य दे, ये हमारे क्वेश्चन के डिमांड के अनुसार अलग है। तो उसमें कोई कोई क्वेश्चन ऐसा भी बनता है, जैसे भी आपने अकबर को देखा तो इसमें अकबर का योगदान बनेगा, तो इसमें अकबर का साम्राज्य कई एस्पेक्ट बनेंगे। जैसे आपको देख लो, पहला एस्पेक्ट यहां पर मैंने बनाया है साम्राज्य निर्माण, ओके। दूसरा एस्पेक्ट बनाया है प्रशासनिक सुधार, तीसरा एस्पेक्ट बनाया है 3 समाज सुधार, और चौथा सांस्कृतिक योगदान, और पांचवा तकनीकी विकास। तो ये सब तो अब बातें अलग अलग और आगे के टाइम में जाकर होगी। जैसे अब मान लो हमको प्रशासन करना है, तो प्रशासन हम अब ये जब समाप्त करेंगे तो प्रशासन वहां करेंगे। तो ये क्वेश्चन का आंसर सियरली आप राजनीतिक इतिहास के बेसिस पर नहीं कर सकते, आपको प्रशासन में भी देखना पड़ेगा, सामाजिक नीति में भी देखनी पड़ेगी, और संस्कृति में भी देखनी पड़ेगी। तो वो सब चीजें तुमको ऑटोमेटिकली क्लियर होती जाएगी, परंतु यहाँ पर क्वेश्चन के डिमांड को देखते हुए थोड़ा थोड़ा हमने सब में डाल दिया है। इसमें आप देख रहे हो कि अकबर के अंतर्गत साम्राज्य निर्माण की परंपरा जीवित हुई तथा बाबर एवं हुमायूं के अंतर्गत स्थापित एक छोटे से राज्य ने बृहद साम्राज्य का रूप ले लिया। बैरम खान के संरक्षण में मुक्त होने के पश्चात 1561 में अकबर ने राजनीतिक विस्तार की नीति आरंभ की। यह प्रक्रिया 1561 में मालवा विजय के साथ आरंभ हुई तथा 1601 में खानदेश की विजय के साथ समाप्त हो गई। इस प्रकार इसकी दृष्टि अखिल भारतीय थी। वह महज उत्तर भारत के राजनीतिक एकीकरण से संतुष्ट नहीं था, वरन उसने दक्षिण भारत पर भी अपना नियंत्रण का विस्तार करना चाहा। उसका साम्राज्य उत्तर में कश्मीर से दक्षिण में बरार एवं बालाघाट तथा पश्चिम में कंधार से लेकर पूर्व में बंगाल तक फैला हुआ था। घटनाक्रम क्वेश्चन का साइज कितना है, हो सकता है कि आपको 2 लाइन में ही साम्राज्य विस्तार लिखना पड़े कि अकबर ने बाबर और हुमायूं के द्वारा दी गई एक छोटे से मुगल राज्य को बृहद साम्राज्य में तब्दील किया, जो यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ फैला हुआ था। इतना से ही आपको काम चलाना पड़ सकता है। अब तो आप लोग इतना टेक्निकल चीज़ समझ गए होंगे कि बड़ा से छोटा कैसे किया जाता है, छोटे से बड़े कैसे किया जाता है, वो एक टेक्निकल चीज़ होती है। आई थिंक यू आर क्लियर, यू पीपल आर क्लियर। तो ये तो जैसे जैसे जो तुम क्वेश्चन आंसर करते चलोगे तो वैसे ही वैसे आपका रास्ता खुलता चलेगा। फिर अब दूसरा पहलू आता है प्रशासनिक सुधार, जिससे अभी आप अवगत नहीं हो। यद्यपि इस क्वेश्चन का डिमांड है तो मैंने दे दिया है, लेकिन प्रशासनिक सुधार में जब पढ़ाऊंगा तो आपको ऑटोमेटिकली क्लियर हो जाएगा। यहाँ पर तुम देखोगे कि बाबर और हुमायूं ने मुगल राज्य की स्थापना अवश्य की, किंतु अकबर के अंतर्गत ही उसे एक ठोस संस्थागत आधार प्राप्त हो सका। अकबर न केवल केंद्रीय प्रशासन में एक अधिक विकसित ढांचे को स्थापित करने का प्रयास किया, वरन उसने पहली बार एक मानक प्रांतीय प्रशासन की भी नींव डाली। 1580 में उसने अपने साम्राज्य को 12 सूबों में विभाजित किया तो अधिकारियों के एक निश्चित समूह को स्थापित कर दिया। फिर भू राजस्व सुधार की दिशा में भी उसने प्रयोग किए। उसी के अंतर्गत आईने दहशाला मैंने पढ़ाया नहीं, पढ़ाऊंगा आपको। आईने दहशाला पद्धति का विकास हुआ। सबसे बढ़कर उसने मनसबदारी पद्धति जैसी एक विलक्षण व्यवस्था का विकास किया। मनसबदारी पद्धति के माध्यम से उसने अमीर वर्ग, सिविल अधिकारी तथा सैन्य अधिकारी सबों को एक साथ जोड़ दिया। इस प्रकार उसने केंद्रीयकरण की प्रक्रिया को बल प्रदान किया। अकबर के अंतर्गत स्थापित प्रशासनिक ढांचे की 2 महत्वपूर्ण विशेषताएं थी, प्रशासनिक एकरूपता तथा रोक और संतुलन। ये आपको यहाँ पर मैं छेड़छाड़ नहीं करूंगा, प्रशासन में ऑटोमेटिकली आप जानोगे, कोई समस्या नहीं है ना। फिर समाज सुधार। अब अकबर ने समाज सुधार में कुछ काम कर दिया। तो मैंने आपको बताया है कि अकबर ने समाज सुधार के लिए भी कदम उठाए। उसने सती प्रथा को नियंत्रित करने का प्रयास किया। उसी प्रकार उसने लड़के और लड़कियों के विवाह की न्यूनतम उम्र भी निर्धारित कर दी। ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है, सती प्रथा। जैसे एक बार बताया जाता है कि जोधपुर में मोटा राजा उदय सिंह थे, तो उनकी बेटी शादी हुई और शादी होते ही विधवा हो गई। मैंने पति से एक तरह से समझिए तो उसका संसर्ग भी नहीं हुआ, और फिर उसको सती होने की बात होती। अकबर यहाँ से जोधपुर गया उनको समझाने के लिए और रुकवा दिया उस सती को। फिर उसके बाद तुम देखोगे कि अकबर के सामाजिक नीति वगैरह जब तुम देखोगे तो कुछ कुछ चीज़ें और भी है। जैसे जाति व्यवस्था के प्रति, जैसे हिंदू जाति है तो उसमें एक चांडाल था, उसको उसने अपने पैलेस में नियुक्ति की गार्ड के रूप में, सुरक्षा गार्ड के रूप में, उसको खिदमत राय की उपाधि दी। उसने बहु विवाह को भी प्रोत्साहन किया, अपने तो बहुत शादियां की हुई थी उसने,
और बाद में कहा कि एक अल्लाह और एक बीवी के सिद्धांत का पालन होना चाहिए। और इतना कुछ के बावजूद यही नतीजे पर पहुंचा कि एक ही ठीक होती। तो मतलब वो बहुविवाह को हतोत्साहित, इतना कुछ के बावजूद की उपाधि दी। उसने बहुविवाह को भी प्रोत्साहन किया। अपने तो बहुत शादियां की हुई थी उसने। और बाद में कहा कि एक अल्लाह और एक बीवी के सिद्धांत का पालन होना चाहिए। इतना कुछ के बावजूद यही नतीजे पर पहुंचा कि एक ही ठीक होती। तो मतलब वो बहुविवाह को हतोत्साहित कर फिर वही मोनोगेमी को भी प्रोत्साहन दिया। तो उसे भी उसके समाज सुधार में आते हैं कुछ में। अब सांस्कृतिक योगदान, जब तुम संस्कृति पढ़ोगे तो खुद पता चल जाएगा कि समन्वित संस्कृति के विकास में भी अकबर की विशिष्ट भूमिका रही। उसने फारसी भाषा के साथ साथ भारतीय भाषाओं को भी प्रोत्साहन दिया। उसके अंतर्गत एक अनुवाद विभाग की स्थापना की गई। उसके माध्यम से बड़ी संख्या में संस्कृत, तुर्की एवं अरबी ग्रंथों का फारसी में अनुवाद किया गया। इस काल में हिंदी भाषा साहित्य में पुनर्जागरण देखा गया। इंडो इस्लामिक स्थापत्य के विकास में भी उसने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उसने मेहराबी एवं शाहतीरी शैली के बीच बेहतर समन्वय पर बल दिया। उसी प्रकार चित्रकला के विकास में भी वह समन्वय देखने को मिलता है। ये सब जब तुम कल्चर पढ़ोगे तो खुद पता चल जाएगा। नेक्स्ट वन, पांचवा तुम देखते हो, उसको कहते हैं तकनीकी विकास। अब इसमें देखो, एक्चुअली इरफान हबीब का टेक्नोलॉजी पर पहला जो रिसर्च है वो है मोहम्मद हबीब, और मोहम्मद हबीब की परंपरा से जुड़े रहे इरफान हबीब। तो इरफान हबीब ने भी टेक्नोलॉजी पर रिसर्च किया है। तो इरफान हबीब ने अपने रिसर्च में निकाला कि कल ही हो जाना चाहिए था। पहले अभी तुम इतना ले लो, इतना तुम डिस्ट्रीब्यूट कर दो अभी, और ये इन लोगों को कल हम डिस्ट्रीब्यूट करवाएंगे। हाँ, उतना भी डिस्ट्रीब्यूट कर। तो उसमें इरफान हबीब ने जो रिसर्च किया है, तो इरफान हबीब ने जो अकबर का तकनीकी के प्रति जो लगाव, एक मुगल तकनीकी करके आगे भी मैं टॉपिक आपको कराऊंगा। तकनीकी का विकास, अकबर की तकनीकी पर क्वेश्चन ही पूछ चुका है। अब होता क्या था कि मुगल, बाकी जो मुगल बादशाह थे, मतलब जो रिसर्च हुआ है उस रिसर्च में यही हुआ है तकनीकी के विषय में, कि जैसे दिल्ली के सुल्तानों के टाइम में बहुत सारी तकनीकी को प्रोत्साहन दिया गया था। आप जानते हो कि जब वो आए थे सुल्तान तो साथ में कितने सारी नवीन तकनीकी लेकर आए थे। लेकिन इस रिसर्च में बताया जाता है कि मुगल शासकों को तकनीकी में रुचि नहीं थी। अब इसका सबसे ज्वलंत उदाहरण है कि जब सर थॉमस रो आएगा, मैं आपको बताऊंगा, जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का अधिकारी होगा, तो जहांगीर को 12 पेंटिंग्स भेंट किए थे और एक घड़ी भी भेंट की थी। तो घड़ी की नकल करवाने में जहांगीर ने रुचि नहीं ली थी, लेकिन वह पेंटिंग्स के प्रति इतना आकर्षित हुआ कि उसने अपने चित्रकारों को बुलाकर वो पेंटिंग्स दे दिए और कहा कि उन पेंटिंग्स की नकल बनाइए। तो उसके चित्रकारों ने उस पेंटिंग्स की नकल बनाई। तो एक दिन वो सर थॉमस रो को बुलाया और उन्हें कैंडल की रोशनी में रात में वो जो ओरिजिनल पेंटिंग्स लेकर आए थे, वो पेंटिंग्स और जो उसके चित्रकारों ने बनाए थे, वो दोनों पेंटिंग्स उसके सामने रख दिए और कहा कि आप पहचानिए आप कौन सा पेंटिंग्स लेकर आए थे। तो सर थॉमस रो चकमे में पड़ गया, वो नहीं पहचान पाया। मतलब इतनी रुचि उसकी पेंटिंग्स में थी। लेकिन वही वो अपने अगर तकनीशियन को कहता कि जरा घड़ी की नकल करो, तो वो टेंडेंसी नहीं थी। कुछ कुछ मुगल अमीर ऐसे थे जिनकी रुचि, अब जैसे आप देखोगे एक फ्रेंच डॉक्टर बर्नियर आया है,
तो बर्नियर जब हिंदुस्तान के बारे में कहता है तो बर्नियर कहता है कि वो एक रहा था, एक अधिकारी थे, एक, इसको आप ऐसे समझ लो कि एक मुगल अधिकारी था, वो मतलब मनसबदार था। उस मुगल मनसबदार के ही वो अंतर्गत रहा था, मतलब उससे उसका टच था। नाम मैं भी भूल रहा हूँ। तो वो अपना लिखा है बर्नियर कि हमने उनको रक्त परिसंचरण के बारे में बताया था, जो विलियम हार्वे ने जो आविष्कार यूरोप में किया था। तो डॉक्टर था, वो जानता था, वो बताया तो कहा कि उन्होंने रुचि नहीं ली इसमें। और मेजर आया जय सिंह, सॉरी सवाई जय सिंह ने ऑब्जर्वेटरी बनवाया है जहां तहां, जयपुर में, आगरा में, आपने सुना होगा 5 जगहों पर। तो वो जो ऑब्जर्वेटरी बनवाया वो बहुत अच्छा, बड़ी चीज़ थी, क्योंकि जय सिंह का थोड़ा सा साइंटिफिक अप्रोच था। लेकिन टेलीस्कोप का विकास इंडिया में नहीं हो पाया, इसलिए उसका यूज नहीं हुआ ऑब्जर्वेटरी का। अगर टेलीस्कोप का विकास होता तो उसका यूज होता। उसके बाद एक और भी चीज़, जैसे इंडिया में मशीन नहीं डेवलप कर सके, इसका कारण था कि स्क्रू समझते हो ना, छोटा छोटा, जैसे कई लोग खोलते हैं, कितना छोटा छोटा स्क्रू, कितना काम का स्क्रू होता है। अगर 2-4 स्क्रू खो जाए तो कितनी परेशानी हो जाती है। स्क्रू और स्प्रिंग, क्योंकि स्प्रिंग अगर नहीं रखोगे तो टच हो जाएगा तो शॉर्ट लग जाता है। कोई भी मैकेनिकल काम में स्प्रिंग जरूरी होती है ना। तो स्प्रिंग और स्क्रू इंडिया में डेवलप ही नहीं हो पाया, तो मशीन नहीं बन पाया। तो अब इसको जोड़ते हैं बेसिकली इतिहासकार। तुमको याद होगा कि मैंने जब सूफीज्म तुमको बताया था तो मंसूर बिन हल्लाज के बाद मैंने अल गज्जाली बताई थी, याद होगा। तो अल गज्जाली ने तर्कवाद पर हमला कर दिया था, याद है, और उसने आस्था को पुनर्जीवित किया था। तो मानते हैं इरफान हबीब का ग्रुप या अलीगढ़ स्कूल ऑफ हिस्टोग्राफी, सतीश चंद्रा वगैरह भी यही कि वो जो अल गज्जाली ने जो तर्कवाद पर हमला किया और आस्था को पुनर्जीवित कर दिया, तो इस कारण से यहाँ पर वह वैज्ञानिक दृष्टिकोण डेवलप नहीं हो सका और विज्ञान और तकनीकी का विकास नहीं हो सका, क्योंकि तर्कवाद को धक्का लगा। और पहले तर्कवाद इस्लाम में था, ये उनका तर्क है, उनका मत यही है। लेकिन अकबर को अपवाद माना जाता है। अकबर को माना जाता है कि अकबर व्यक्तिगत स्वभाव उसका बड़ा जिज्ञासु था, चाहे युग की भावना हो या न हो, वो तकनीकी में बड़ी रुचि लेता था। अब अकबर के समय जैसे तोपखाना विभाग था, तो पहले उसमें उसको मैचलॉक तकनीकी से तोपखाना चलता था। मैचलॉक में क्या है कि जैसे तोप में गोला रख दिए और एक पलीता, बड़ा सा पलीता होता था, उसमें यहाँ आग लगा दी तो पलीता जलते जलते जाएगा तो वो ब्लास्ट करेगा वहाँ, क्योंकि आप उसमें थोड़ा सा आग की चिंगारी दोगे तभी तो बारूद उड़ेगा। तो उसको अकबर फ्लिंट लॉक तकनीकी में तब्दील करवाया था। फ्लिंट लॉक तकनीकी में होता है कि जैसे घोड़े का नाल नहीं देखते, तो पिस्टल वगैरह, ऐसे घोड़े का नाल जब ठोकर मारेगा तो चिंगारी निकलेगी और तब वो ब्लास्ट करेगा, तो उसको फ्लिंट लॉक तकनीकी कहते हैं। तो वही चीज बंदूक, अकबर के विषय में कहा जाता है कि उसको इतनी जिज्ञासा थी कि उसने खुद एक ऐसे बंदूक का आविष्कार किया था जिसमें 17 बंदूक एक साथ जुड़े थे और एक ही जगह बटन दबाने पर 17 गोलियां छूटती थी। और उसने एक ऐसी बैलगाड़ी खुद डेवलप की थी जो सामान ढोने के साथ साथ उसे अनाज भी पीसा जाता था। जब उसको चलाते तो ऊपर सामान भी, मतलब गाड़ी की तरह भी चलता था, और उसी के यूज से तुम अनाज भी पीस सकते थे। ड्यूअल वर्क था। तो इसी पर इरफान हबीब ने कहा अकबर की तुलना पीटर द ग्रेट से कर दी है। पीटर द ग्रेट रूस का शासक हुआ करता था जिसकी तकनीकी में बड़ी गहरी रुचि थी, तो अकबर की तुलना पीटर द ग्रेट से कर दी है। तो वही जहाँ पर मैंने तकनीकी विकास बताया है आपको, वहाँ पर अकबर के पीटर द ग्रेट से तुलना करके बताया है। तो अगर ओवरऑल योगदान अगर आपका पूछा जाएगा तो उसमें जो सारी चीज़ें हैं वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पर नजर आएंगी। देखो एक टेक्निकल, नीचे मैंने आपको बताया कि देखो टेक्निकल एक क्वेश्चन है, वो थोड़ा सा अभी लैंड ओनर सिस्टम तो मैंने तुमको पढ़ाया नहीं है तो अभी तुमको इस समझ में नहीं आएगा। वो क्वेश्चन है कि अकबर के सुधारों में किसी ने जनता के कल्याण को इतने नज़दीक से नहीं छुआ जितना कि राजस्व व्यवस्था की पुनर्रचना ने विवेचना की थी। तो अब ये क्वेश्चन तो अभी तुम नहीं समझ पाओगे क्योंकि मैंने तुमको आईने 10 साल तो अभी पढ़ाया ही नहीं है, लेकिन इस क्वेश्चन का एक टेक्निकल एस्पेक्ट में तुमसे डिस्कस करना चाहूँगा। यहाँ पर शब्द ये है कि ये क्वेश्चन पूछा है यूपीपीसीएस में। तो अकबर के सुधारों ने किसी ने जनता के कल्याण को इतने नज़दीक से नहीं छुआ जितना कि राजस्व व्यवस्था की पुनर्रचना ने विवेचना कीजिए।
तो इसमें होता ये है कि नॉर्मली जब बच्चे इस पर लिखते हैं आंसर, तो वो उसमें हाँ बोल देते हैं, कहते हैं कि हाँ वास्तव में कोई नहीं इतना नहीं छुआ जितना कि कौन सा राजस्व व्यवस्था। तो अब जिसके पास एक सेंस ऑफ हिस्टोग्राफी नहीं रहेगा, जो अधिकतर बच्चों में नहीं ही होता है, तो अकबर के अगर वो आईने 10 साल जानता होगा या अकबर का भूरा व्यवस्था जानता होगा, तो अकबर ने उसमें क्या क्या चुस्ती लाई थी। यहाँ पर दो फ्रंट पर तुमको समझ डेवलप करनी पड़ती है। एक है कि अलाउद्दीन खिलजी ने लैंड रेवेन्यू सिस्टम में कुछ प्रयोग किए थे, उसके प्रयोग में कुछ त्रुटियां रह गई थी जिसको शेरशाह ने सुधारा था, और शेरशाह वाले में भी त्रुटियां रह गई थी। अब हर स्थिति पर त्रुटियां, शेरशाह वाले में दो जबरदस्त त्रुटियां थी। एक तो उसने भूमि को उत्पादकता के आधार पर विभाजित किया था शेरशाह ने, तो उसमें 3 कैटेगरी की भूमि थी। 3 कैटेगरी में तुम देखोगे उत्तम, मध्यम और निम्न, तो ये शेरशाह वाली पद्धति में थी। अकबर, हाँ, तो उसमें थी, तो उसमें एक दिक्कत यह थी कि अब कोई भूमि है उसकी उपज ज़्यादा है, तो उपज तो ज़्यादा है, लेकिन उसमें एक समस्या यह आएगी, उस भूमि में हो सकता है कि हर वर्ष खेती ना हो रहा हो। मतलब जब खेती हो रही हो तो काफ़ी उपज हो रही हो, फिर उसको पड़ती छोड़नी पड़ती हो। किसी में 1 वर्ष खेती नहीं होती है, किसी में 2-3 वर्ष खेती नहीं होती है। जब खेती होती है तब वो बहुत उपज देती है। तो अकबर को लगा कि ये जो है वो फेयर नहीं है, मतलब ये से थोड़ी समस्या हो जाएगी, क्योंकि हम उत्पादकता के आधार पर अच्छे भूमि के कैटेगरी में उसको रख के उस पर रेवेन्यू फिक्स कर दें। पता चला इस साल खेती हुई, अगले साल खेती नहीं हुई, तो किसानों के साथ भी अन्याय होगा। तो उसने क्या किया कि भूमि को फिर दो आधार पर कैटेगराइज किया। पहला कैटेगराइजेशन उसका था कॉन्टिन्यूएशन ऑफ प्रोडक्शन के आधार पर। कॉन्टिन्यूएशन ऑफ प्रोडक्शन का मतलब है कि कौन भूमि में किस तरह का नेचर है खेती का। तो उसी आधार पर उसने पहले 4 पार्ट में भूमि को बांटा था। उसको पोलज, पर्थी, चाचर और बंजर का नाम दिया था। तो पोलज में कहा था कि जिस भूमि पर 2 से 3 फसल साल में एक बार होती, साल में 2 फसलें ली जाती हो, भूमि है सबसे है, और हर साल खेती भी होती है, तो उसमें हर साल भू राजस्व लगेगा। दूसरा उसने रखा पर्थी। पर्थी में 2 फसलें होती, उसके बाद 1 साल के लिए उसको फैलो या खाली छोड़ दिया जाता। तो उसमें जो भू राजस्व का फिक्सेशन होगा ऐसे होगा जो 1 साल लगे 1 साल नहीं लगे। तो ऐसा नहीं कि इस साल राजस्व अधिकारी कर लिया राजस्व, अगले साल नहीं लिया, वो 1 ही साल की उपज को 2 साल में बांट देगा, तो प्रैक्टिकली उसका आधा हो जाएगा ना फिर तो। और फिर ऐसी भूमि है जो 3 साल उसमें खेती होती है, 3 साल 4 साल में 3 साल 2-3 साल के बाद खेती होती है, तो उसको उसने चाचर में रखा। और जिसमें 5 साल में एक बार खेती होती है उसको बंजर में रखा। उसी के मुताबिक उसने उसमें भी फिर तब उसने दूसरा आधार बना दिया उत्पादकता को भी, कि हो सकता है कोई चाचर है अच्छा है, कोई मध्यम है, कोई निम्न है। किसी चाचर में जब भी खेती होती है तो ज़्यादा उपज होती है, किसी पड़ती में ज़्यादा उपज होती है, किसी में कम उपज होती है। तो उसने फिर उसको उत्पादकता के आधार पर फिर उसका डिवीजन कर दिया। तो उसे क्या हुआ कि थोड़ा सा ज़्यादा क्लियर हुआ कि भाई, समझ सकते हो तुम कि उसे ज़्यादा थोड़ा सा क्लियर हुआ। समझो कि नहीं क्लियर हुआ? क्लियर हुआ का मतलब समझा कि नहीं समझा? जैसे हमको ये कहना है कि तुमने अगर उत्पादकता के आधार पर बांटा, तो उस बेचारे को अगर अगले साल खेती नहीं होती होगी तो उसी आधार पर तुम फिक्स कर दे, तो किसानों को तो ज़्यादा देना पड़ गया ना फिर तो। लेकिन तुमने अगर यह फिक्स कर दिया कि भाई ये पड़ती है, जब उपज होगी तो बहुत अच्छी, लेकिन 1 साल उपज नहीं होगी तो वो हो गया मतलब उत्तम पड़ती। लेकिन फिर तुम देखोगे भाई यह पड़ती है परंतु इसकी उपज उस पड़ती से कम है, तो उसको मध्यम पड़ती। फिर तुम देखोगे गाड़ी ये पड़ती है लेकिन उसको इससे और इससे भी इसकी कम उपज है, तो उसको निम्न पड़ती। तो अब तो भूमि को तुमने कितने भाग में कैटेगराइज कर दिया? उत्तम पोलज, मध्यम पोलज, निम्न पोलज, उत्तम पड़ती, मध्यम पड़ती, निम्न पड़ती, उत्तम चाचर, मध्यम चाचर, निम्न चाचर। इसमें तो किसानों के साथ ज्यादा जस्टिस होगा ना। दूसरी समस्या आती थी भू राजस्व के फिक्सेशन का। फिक्सेशन में क्या होता था कि अब राजस्व अधिकारी जाता और किसी एक क्षेत्र में जाकर 1 साल की उपज देखता और उसके आधार पर वो फिक्स कर देता। तो फिक्स कर देता तो ठीक है, ये तो आपकी बहुत अच्छी चीज है। लेकिन उसमें समस्या ये आती कि अगर राजस्व अधिकारी ने जिस वर्ष फिक्स किया है उस वर्ष बहुत अच्छा क्रॉप आ गया हो और उसके आधार पर आप लगातार 10 वर्ष तक रेवेन्यू ले रहे हैं,
तो अगले साल उतनी अच्छी उपज नहीं होगी तो किसानों पर दबाव पड़ेगा। मेरी बात तुम तक पहुंच रही? दूसरी स्थिति भी हो सकती है कि जिस साल राजस्व अधिकारी उसके मेजरमेंट के लिए गया उस साल क्रॉप फेलियर है, तो राजस्व अधिकारी ने देखा कि भाई यहां उपज कम है और अगले साल उपज ज्यादा हो जाएगी और उसके अगले साल ज्यादा हो जाएगी, तो इसका मतलब राज्य को घाटा उठाना पड़ रहा है। तो अकबर ने उसी में आईने 10 साल को इंट्रोड्यूस किया कि 10 वर्ष के उपज का एवरेज निकालना है और 10 वर्ष के उपज का एवरेज निकालकर तब राज्य का 1/3 दर निर्धारित करना है। तो ज्यादा साइंटिफिक हुआ। फिर तीसरी समस्या आती थी कि राज्य चाहता था कि किसान हमें नगद में दे राजस्व, लेकिन नगद में राजस्व कैसे देंगे किसान? समस्या होती थी कि शेरशाह के समय तक कि राजधानी के आसपास जो अनाजों का मूल्य था उसको निर्धारित कर दिया जाता था उसी के आधार पर, और तब किसानों से अपेक्षा की जाती थी कि उसी गणना से वो नगद के रूप में दे। लेकिन राजधानी के आसपास तो हमेशा ग्रेन्स का प्राइस ज्यादा होता था। अब सपोज करो किसी किसान को 10 मन गेहूं जौनपुर में देना है, जौनपुर का किसान है, उसको 10 मन गेहूं देना है और राज्य कहता है नगद में दो, तो राज्य ने जो उसके 10 मन का निर्धारित किया, उसने देखा कि भाई दिल्ली और के आसपास या आगरा के आसपास के जो मूल्य है उसको आधार बना दिया और आधार बना के 5 दाम पर मन के हिसाब से 10 मन का उसको 50 दाम रेवेन्यू लगा दिया। और वह अगर 10 मन गेहूं लेके बेचने जा रहा है जौनपुर के बाजार में तो वहां पर 4 दाम प्रति मन चल रहा है रेट, तो उसको बेचने पर मिल रहा है 40 दाम, राज्य उसे 10 दाम ज्यादा मांग रहा है, तो क्यों? तो कहेगा अनाज में ही ले जाइए कर, हम तुम नहीं देंगे नगद में। तो उसके लिए अकबर ने एक बड़ा अच्छा तरीका अपनाया, एक दस्तूर पद्धति उसने अपनाई। पूरे साम्राज्य को दस्तूर में बांट दिया और दस्तूर के विभाजन का आधार था कि जहां पर प्राइस का एक ढंग की टेंडेंसी होती है उसको एक पृथक दस्तूर के रूप में बना दिया जाए। जैसे देखा कि दिल्ली से अगर कानपुर तक एक तरह का प्राइस है तो उसको एक दस्तूर बना दिया, और कानपुर से देखा जौनपुर तक एक तरह का प्राइस है तो उसको दूसरा दस्तूर बना दिया। और प्रत्येक किसान जो नगद में देगा उसका नगद का निर्धारण उसके दस्तूर के मूल्य के आधार पर होगा। उसमें भी उसने इस बात का ध्यान रखा कि हो सकता है कि इस बार क्रॉप फेलियर हुआ हो तो ग्रेन का मूल्य ज्यादा हो और उसी के आधार पर हम अगर ज्यादा फिक्स कर दे तो दूसरे साल उतना किसान को ना मिले, या इस बार अगर बम्पर क्रॉप्स हुआ है तो ग्रेन का मूल्य डाउन हो गया और अगले साल अगर हम उस मूल्य पर लेंगे तो किसानों को फायदा हो जाएगा, राज्य को घाटा हो जाएगा। तो वहां पर भी उसने 10 वर्षों के प्राइस का एवरेज निकाला और तब फिक्सेशन किया। तो शेरशाह से तो बढ़िया पद्धति हुई ना, समझ में आ रहा है आपको? शेरशाह का तो बुरा व्यवस्था तुमने देखा, तो अकबर में तो ज्यादा तो इसलिए कह रहा है कि ये लोक कल्याण को इस हद तक छुआ जितना किसी शासक ने नहीं छुआ होगा। यहाँ पर अब हिस्टोग्राफिकल प्रॉब्लम यह है, जो नॉर्मली हिस्ट्री के बच्चे नहीं समझ सकते हैं, तुम लोग अगर समझ लो तो बढ़िया है, कि जो भी मॉडर्न हिस्टोरियंस ने इस पर रिसर्च किया है वो मॉडर्न हिस्टोरियंस इसी निष्कर्ष पर पहुंचे हैं। जो उनका कंक्लूजन होता है नॉर्मली ये होता है कि देखो राज्य यहां पर कोई लोक कल्याण नहीं कर रहा है, राज्य चाह रहा है कि मुर्गी हम अच्छी संख्या में अंडे देती रहे और मुर्गी के स्वास्थ्य पर असर ना हो। तपन राय चौधरी और इरफान हबीब कहते हैं कि मुगल साम्राज्य एक ऐसा समुद्री राक्षस था जिसके प्यास की कोई सीमा नहीं थी। वो अधिक से अधिक वसूली करता, राज्य 1/3 का दावा करता, परंतु किसानों को व्यावहारिक रूप में 2/3 से हाथ धोना पड़ता, क्योंकि बीच में मध्यस्थ और बिचौलिए भी थे, जमींदार भी थे, राज्य जमींदारों के अधिकार को भी स्वीकार करता था। तो इसी क्रम में बच्चे मैंने इस क्वेश्चन को रखा है और तुम लोग इसको देखोगे। तब अकबर के अंतर्गत प्रशासनिक सुधार की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाए गए तथा कई नवीन प्रयोग किए गए। उन्हीं में से एक था भू राजस्व व्यवस्था में सुधार। अकबर के अधीन पूर्व काल के प्रयोगों से अनुभव प्राप्त कर भू राजस्व व्यवस्था में एक पद्धति विकसित हुई। इसे आइन-ए-दहशाला के नाम से जाना जाता है। यद्यपि इन सुधारों का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य राजकीय आमदनी में वृद्धि करना था, किंतु निश्चय ही इस पद्धति के अंतर्गत किसानों को भी सुरक्षा प्राप्त हुई। देखो हमने कैसा बैलेंस ले लिया। लाइन तुम लोगों ने नोटिस किया? क्या लाइन है? यहां हमने लोक कल्याण वाला शब्द ये नहीं कहा कि इसका उद्देश्य लोक कल्याण करना था, इसका उद्देश्य था राजकीय आमदनी में वृद्धि करना। लेकिन राजकीय आमदनी में वृद्धि करने का फायदा किसानों को ही मिल गया। अब इसमें
हमने पॉइंट में वो चीज़ें बताई कि क्या क्या है। तो एक अकबर के अंतर्गत भूमि पैमाइश की वैज्ञानिक पद्धति का विकास, दूसरा भूमि का वर्गीकरण, उत्पादन की बारंबारता तथा उत्पादकता दोनों आधार पर, पूरा निर्धारण की वैज्ञानिक पद्धति 10 वर्ष का औसत, अनाजों का नगद में परिवर्तन के लिए वैज्ञानिक पद्धति को अपनाया जाना, प्रत्येक दस्तूर में 10 वर्षों के मूल्य का औसत, और 5 किसानों के विशेष सुरक्षा पर बल। तुम लोग ऐसा उत्तर में ऐसा मत लिख देना, परीक्षक फिर कुछ समझेगा ही नहीं। मैं समझेगा तो समझ जाएगा, लेकिन पूरा पूरा लाइन लिखना पड़ता है। किसानों के विशेष सुरक्षा पर बल, जमींदार व राज्य का नियंत्रण स्थापित करना, अमाल गुजारों के निर्देश, कृषि के विकास के राज्य सहायता। अब इस तथ्य से इनकार नहीं किया जा सकता कि अकबर के सुधार राज्य के हित से प्रेरित थे, किंतु सुधारों से किसानों का भी फायदा हुआ, राज्य के द्वारा उन्हें सुरक्षा प्रदान की गई, कृषि उत्पादन में वृद्धि का लाभ उन्हें भी प्राप्त हुआ। अगर हम अकबर के सुधारों की तुलना पीछे अलाउद्दीन खिलजी की पद्धति से या फिर ब्रिटिश भूराज व्यवस्था से करते हैं तो ये बात स्पष्ट हो जाती है कि उदाहरण के लिए अलाउद्दीन खिलजी के सुधार आरंभिक अवस्था को दर्शाते हैं जब भूमि का वर्गीकरण नहीं किया गया था, तब ग्रामीण कुलीनों की तुलना में किसानों पर भूराज का वास्तविक अधिभार कहीं बढ़ गया था। उसी प्रकार ब्रिटिश औपनिवेशिक पद्धति के अंतर्गत तात्कालिक परिस्थितियों को दरकिनार कर अधिकतम रूप में भूराज का निर्धारण किया गया था। ब्रिटिश के समय क्या लगता है, लैंड यूनियन सिस्टम जस्ट होगा या अनजस्ट होगा? अनजस्ट है, सही समझ रहे हो। जिसका स्वाभाविक परिणाम था ग्रामीण गरीबी, ग्रामीण ऋणग्रस्तता, अकाल एवं भूखमरी। माने इसमें ग्रामीण गरीबी थी, ग्रामीण ऋणग्रस्तता थी, अकाल एवं भूखमरी थी। इस प्रकार हम देखते हैं कि अकबर के द्वारा किए गए सुधारों के कारण मुगल भूराज व्यवस्था पूर्व काल तथा परवर्ती काल की तुलना में विलक्षण बन जाती है। इसके कारण राज्य के साथ साथ किसान भी लाभान्वित हुए। देखो संतुलित उत्तर हो गया इसमें। तुम लोग समझ पाए इस बात को? मैंने समझ पाए ना तुम लोग? मैंने लोक कल्याण जैसी चीज नहीं है इसमें, लेकिन किसानों को भी फायदा हो गया, क्योंकि राज्य का हित और किसानों का हित परस्पर विरोधी नहीं है, दोनों के हित परस्पर पूरक हैं। अगर किसान का हित सुरक्षित होगा तभी राज्य का हित बढ़ेगा, तो इसी को ध्यान में रखना है। अब देखो वो क्वेश्चन 600 शब्द को ध्यान में रखकर लिखा गया था। अब यहां पर मान लो, आप देखो, अब अकबर के समय जो भी धार्मिक नीति अपनाई गई, जिसको तुम उदार धार्मिक नीति कहते हो, उस उदार धार्मिक नीति को तुम धर्मनिरपेक्षता का नाम नहीं दे सकते, क्योंकि जो धर्मनिरपेक्षता है वो नॉर्मली एक आधुनिक अवधारणा है, और धर्मनिरपेक्षता उस समय के लिए बहुत बड़ी चीज हो गई, क्योंकि कम से कम आउटवर्ड फॉर्म ही सही कहीं ना कहीं राज्य कहीं ना कहीं इस्लामी आदर्शों से जुड़ा रहा था, मुस्लिम शरीयत के कानून लागू थे, तो उसको पूरी तरह से आप धर्मनिरपेक्ष राज्य कैसे कह सकते? लेकिन मैंने क्या कहा कि जैसे जैसे आप मैच्योर होंगे तो क्वेश्चन के मूड को समझेंगे। क्वेश्चन के मूड को इस प्रकार से समझना पड़ता है कि क्वेश्चन क्या हमसे डिमांड करना चाह रहा है। अब अगर हमारे सामने क्वेश्चन है क्या आप अकबर की नीति आप अकबर की नीति में धर्मनिरपेक्षता का तत्व पाते हैं, तो वहां पर हम यह कहेंगे कि अकबर की नीति के पहले सबल पक्षों को उद्घाटित करेंगे कि अकबर की नीति में ये था, वो था, अकबर ने ऐसे किया, अकबर ने कहीं दीन इलाही के माध्यम से सर्वधर्म संभाव की एक अवधारणा प्रस्तुत की। ये सब हम उसकी तारीफ में बहुत कुछ कह देंगे, लेकिन उसके बाद फिर पैराग्राफ चेंज करेंगे और चेंज करके फिर कहेंगे कि फिर भी इन नीति को धर्मनिरपेक्ष करार देना, इसके प्रभाव को थोड़ा ज़्यादा करके आंकना होगा, क्योंकि एक मध्ययुगीन राज्य धर्मनिरपेक्षता के स्तर पर नहीं पहुंच सकता। ये एक आधुनिक अवधारणा है और इसमें राज्य का सभी धर्मों के साथ समान व्यवहार भारतीय संदर्भ में और यूरोपीय संदर्भ में सभी धर्मों से दूरी, दोनों में से किसी भी चीज़ की हम उम्मीद या किसी भी चीज़ का तत्व हम इस काल में नहीं पा सकते, क्योंकि औपचारिकता में ही सही लेकिन राज्य शरीयत के नियमों का पालन कर रहा है। भले ही जजिया कर और तीर्थ यात्रा कर समाप्त कर दिया गया है, लेकिन अभी भी शरीयत के नियम चल रहे हैं, न्याय व्यवस्था मुस्लिम कानूनों के आधार पर संचालित हो रहा है। तो यह सब चीज़ें अकबर के राज्य को एक मानक धर्मनिरपेक्ष राज्य करार देने में हम असक्षम हैं,
या अकबर के राज्य को एक मानक धर्मनिरपेक्ष राज्य करार देना उचित नहीं है। फिर निष्कर्ष में देखोगे इस प्रकार अकबर ने मध्य युग में भी एक उदार राजनीतिक प्रशासनिक नीति की आधारशिला रखी, फिर भी उसे धर्मनिरपेक्ष कहना उसके प्रभाव को अधिक करके आगे ना हो। तो वहां पर तो फिर हमको संतुलन लेके चलना पड़ेगा। तुम कुछ पूछना चाहते हो क्या? हाँ। नहीं माना जाता है नॉर्मली धर्म, क्योंकि इसलिए नहीं धर्म माना जाता है कि उसको एक अलग, न तो उसमें कोई पुरोहित वर्ग है, न अलग प्रकार के कोई आडंबर है। मतलब उसको तौहीद इलाही और दीन इलाही को एक अलग धार्मिक पंथ जैसा कोई नहीं बोलते हैं। उसको बोलते हैं कि वो एक विश्वास था या एक कोड ऑफ कंडक्ट था। उसको अधिकतर जो इतिहासकार हैं कोड ऑफ कंडक्ट के रूप में ही देखते हैं। धर्म में होना और चीज है, लेकिन उसका कोई संस्थागत आधार नहीं है। धर्म का नॉर्मली क्या होता है, एक संस्थागत आधार हो जाता है। और संस्थागत आधार से मतलब है कि उसके लिए पूजा का एक विशेष स्थल हो और उसके साथ जुड़ा हुआ एक पुरोहित वर्ग हो। जैसे कबीर का है, तो कबीर के धर्म को तुम कबीर का धार्मिक पंथ नहीं कह सकते। गुरु नानक का धार्मिक पंथ बाद में धार्मिक पंथ हुआ, जब गुरु अर्जन देव ने गुरुद्वारा स्थापित कर दिया और वहाँ पर फिर औपचारिकताएं शामिल हो गई। नहीं तो जो गुरु नानक का है उसको तुम धार्मिक पंथ नहीं कह सकते। तो इसी तरह से जो धर्म विश्वास और कुछ नैतिक मानदंडों पर, आप कह सकते हो कि कोड ऑफ कंडक्ट पर आधारित होता है, जिसमें कोई स्थापित पुरोहित वर्ग नहीं हो, जिसका कोई संस्थागत आधार नहीं हो, तो वैसे को धार्मिक पंथ प्रायः नहीं कहा जाता है। यह स्टैंडर्ड है। तो उसको धार्मिक पंथ करार देने के लिए इतना इच्छुक क्यों हो? अगर तुम्हारी व्यक्तिगत जिज्ञासा की बात है तो सहर्ष स्वीकार है, लेकिन अगर तुम इसको एकेडमिक रूप में इस्तेमाल करना चाहते हो तो क्यों करना चाहते हो? इतिहास की धारा से पलट के क्यों जाना है? तो सारे हिस्टोरियंस कर रहे हैं, तुम भी मान जाओ इसको। अब कौन धार्मिक पंथ है कौन नहीं है, किसको पंथ की संज्ञा देंगे क्या नहीं देंगे, तो मानविकी विषय पढ़ते हो तो इसमें कोई कंसेंसस तो होगा नहीं, लेकिन बहुमान्य मत को ही लेकर चलना पड़ेगा। तो यहाँ पर मेरा भी लिमिटेशन है। दीन इलाही पर मैंने कोई पीएचडी तो किया नहीं कि उसको हम सिद्ध कर दें। हमें तो दूसरे से ही उधार लेके चल रहे हैं। समझ लो मेरी बात को। हाँ बोलो। हम्म 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 सही है, सही सही कर रहे हो तुम। इसका कहाँ यूज करें, थोड़ा जगह भी बता दो। नहीं करूँ इसलिए इसमें समय अपना हमारा नष्ट करने का कोई फायदा ही नहीं। जब इसको तुम यूज नहीं कर सकते हो तो यूपीएससी में यूज करने वाली चीज़ तो याद नहीं रखते, और बिना यूज करने वाली चीज़ें माथापच्ची क्यों कर रहे हो? यहाँ वही चीज़ याद रखो जो यूज करना है और एग्जाम में लेना है, मार्क्स लेना है, सिलेक्ट होना है, घर जाना है। और बेसिक रिसर्च करना है तो पीएचडी करो। हाँ, जैसे मेरा कल एक स्टूडेंट मेरा आया था, इंजीनियर था, तो वो एंशिएंट में पीएचडी में दाखिला ले रहा है, एमए किया। तो वो बोला, इंजीनियर था, तो बोला कि सर हम तो इंजीनियर थे लेकिन इतिहास पढ़े तो हमको इतना मतलब सर जिज्ञासा हो गया, हम तुरंत हमने एमए कर लिया, पीएचडी में दाखिला लिया, लखनऊ यूनिवर्सिटी में मेरा हो गया। अब कल टॉपिक के लिए आया था कि सर हमको 3 टॉपिक मांगा है गाइड, आप सेलेक्ट करके एंशिएंट में दीजिए, किस पर रिसर्च कर। तो हम बोले कि 1 सप्ताह में मैं उसको खोज के दे देता हूँ। तो अब उसको जिज्ञासा इतनी हो कि रिसर्च करेगा। हमारे दिमाग में हमने कहा कि सबसे बढ़िया एंशिएंट में रिसर्च करो कॉर्पोरेट सेक्टर पर। तुमको एक बहुत बड़ा फायदा मिल जाएगा कि एंशिएंट टाइम में जो कॉर्पोरेट है उसमें राज्य का दखल अंदाजी नहीं। जो भारत में तुम देखने को शिल्प श्रेणियां और व्यापार देखे थे, राज्य की उसमें हस्तक्षेप नहीं। वो अपनी सेना रखता है, अपनी ये रखता है, उसके अपने मुहर है, अपने ये है, और वहाँ से लेके चोलों तक राज्य उनको सपोर्ट करता है बाहर से, लेकिन उसमें हस्तक्षेप नहीं करता है। इस प्रकार से भारत में एक फ्री इकोनॉमी का ट्रेडिशन शुरू से चला रहा था। और ब्रिटिश शासन के समय में जो भारत का पूंजीपति वर्ग है वो कहीं ना कहीं प्रो नेशनल मूवमेंट बना रहा, और नेशनल मूवमेंट में उसने अहम भूमिका निभाई। और फिर स्वतंत्रता के बाद नेहरू की सरकार ने सीधा उनके पंख कतर दिए समाजवाद के नाम पर, और उनको
स्थिर बना दिया जो आर्थिक उदारीकरण के समय मुक्त हुआ है। तो अब उसको तुम यहाँ से जोड़ो कि हमारी परंपरा में ही थी मुक्त इकोनॉमी, लेकिन समाजवाद के नाम पर जो नियंत्रित अर्थव्यवस्था भारत पर थोपी गई, तो वहाँ से लेके बहुत फर्स्ट क्लास रिसर्च हो जाएगा, और इस पर अभी तक कोई रिसर्च भी नहीं किया। ओके, तो उसमें माथापच्ची करने से कोई फायदा नहीं है, इसलिए मैंने तुमको समझाया। उसमें तुम्हारा टाइम नष्ट होगा, क्या करो उसे। और ह्यूमैनिटी में तो मैं पहले ही बता चुका हूँ, कुछ भी सिद्ध करना मुश्किल नहीं। मतलब अगर बहस करना चाहो तो होल नाइट चलता रहेगा, कोई न कोई पॉइंट सर, मंगलवार शुक्रवार। सबसे बड़ी बात है कि अकबर और के मृत्यु के बाद दीन इलाही चला कहाँ। अगर नया धार्मिक पंथा तो कुछ न कुछ तो होना चाहिए था, वो कोई उसको नहीं उसको मान्यता देते हैं हिस्टोरियन। अगर मुगल साम्राज्य का एक विलक्षण शासक था तो उसने दीन इलाही नीति क्यों अपनाई, जिस कारण स्मिथ द्वारा मुक्ता का स्मारक बताया गया। अब क्या बताएं तुमको, तुम्हारा क्वेश्चन में कोई ग्रेन ऑफ ट्रूथ नहीं है। अब कह रहे कोई विलक्षण शासक था तो उसने दीन इलाही क्यों अपनाई। अरे दीन इलाही अपनाई तभी तो विलक्षण शासक था। अब तुम उल्टा पूछ रहे हो तो इसका मैं क्या जवाब दूं। कई बार बहुत इतिहास से आता हूँ, बहुत उत्साह से आता हूँ कि भाई हिंदी माध्यम के बच्चों को चाहे इस माध्यम से बदल दूंगा, लेकिन जो बदल तुम लोग के घर में क्वेश्चन बैंक है ना मेरा, तो उस पर क्यों नहीं सोचते हो, इस पर क्यों सोचते हो। सोचने का मतलब कि गलत दिशा में देखो। एकेडमिक पॉइंट ऑफ व्यू से तुम एक बहुत ही, तुम हिस्ट्री पृष्ठभूमि के भी नहीं हो। तुमको मैं बहुत कम में इतिहास की गहन विचार देना चाह रहा हूं। बहुत इसमें बहुत सारे क्वेश्चन है, बहुत सारे एरियाज हैं, इकोनॉमी है, कल्चर है, दुनिया भर की चीजें हैं। काम की चीज जो परीक्षा में लिखनी है तुम याद कर लो, यही तुम्हारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। और इस तरह के बकवास चीजों पर समय दोगे तो काम की चीजें तुम्हारी छूट जाएगी। बकवास मत सोचो, क्वेश्चन सामने रखो। तुमको जो मैं क्लास में करवाता हूं या मैटर में देता हूं, प्रश्न को पॉइंट ऑफ व्यू से देता हूं, व्यक्तिगत जिज्ञासा के लिए नहीं देता हूं। और तुम कह रहे हो कि अकबर विलक्षण था तो उसने क्यों, अब उसको दीन इलाही में मुक्ता का स्मारक कह दिया, क्या मुक्ता का स्मारक तुमने कबूल किया, उसको नहीं कबूल किया ना, तो उस पर क्या सोचना है। वो तो स्मिथ का प्रॉब्लम है, स्मिथ मुक्ता का स्मारक क्यों कहा। अब तुम में से कौन कौन बताएगा हमें कि स्मिथ अकबर के विषय में ऐसी कठोर दृष्टि क्यों रखता है, कौन कौन बताए। तुम्हारा हाथ आधा ही उठा हुआ है, ये स्लिप तुम्हारा ही तो नहीं था कहीं। हाँ, तो मुक्ता का स्मारक क्यों कहा, ये तो जानते ही हो ना। तो फिर स्मिथ की बातों को इतनी गंभीरता से क्यों ले रहे हो। तुमने तो आज ही क्वेश्चन को लिखा है। तो आप मेरे विचार से काम की चीजें सोचिए। अकबर का वर्तमान के लिए रेलिवेंस तो कबूल किया ही जाता है। अब क्वेश्चन क्या है उस पर डिपेंड। अब क्या लिख सकते हो, एग्जाम हॉल में हमसे पूछने जाओगे क्या लिख सकते हैं, जो मन है लिखो। हमसे क्या पूछते हैं, लिख सकते हैं, लिखो। हम लिखने में क्या, ह्यूमैनिटी में हम कैसे माना कर सकते हैं, नहीं जो भी लिखो तार्किक ढंग से लिखो। तुम लोग को एक्चुअली मैंने जो सोचवाना शुरू कर दिया, लगता है मैंने गलती कर दी। तुम लोग जीएस में ही ठीक है थे कि जो टीचर आता है 5 पॉइंट देता है, उसी 5 पॉइंट के लेके तुम लोग बटोरते रहते हो, छठा पॉइंट खबरदार। तो तुम लोग इतना तथ्य के लेखन के लिए अनुकूलित हो। अभी देखो, अब यहां पर इस प्रश्न को सामने देखो, अकबर को धर्मनिरपेक्ष भारत का निर्माता क्यों कहा जाता। अब एक नजर तुम रखो, तुम खोल के रखो, तुम्हारा जो क्वेश्चन है उसको तुम खोल के, उसको भी मैं नंबर में देखूंगा। हाँ। अकबर को धर्मनिरपेक्ष भारत का निर्माता क्यों कहा जाता। अब देखो इस प्रश्न को सामने रखो। तो अब यहां पर प्रश्न ये पेज संख्या 24 है। तो अब 24, अब यहां पर देखो गौर करिए। अब इसमें हमारे पास विकल्प नहीं है। हमसे पूछता क्या अकबर एक धर्मनिरपेक्ष भारत का निर्माता था, तो हो जाता आर्गुमेंटेटिव। तो हम कहते कि देखो भाई धर्मनिरपेक्ष भारत का निर्माता कहना ज्यादा हो जाएगा।
इसने कहा कि अकबर को धर्मनिरपेक्ष भारत का निर्माता क्यों कहा जाता है, तो हम अपनी तरफ से तो नहीं कर सके, नहीं नहीं कहा जाता है, अब हमको खोज के निकालना पड़ेगा क्यों कहा जाता है। तब हमने वहां पॉइंट दिया कि मध्यकालीन भारत के इतिहास में अकबर का आगमन एक नए युग का सूचक था। पूर्व मध्ययुगीन परिस्थितियों में जब राजनीति और धर्म को पृथक करना कठिन था, अकबर ने इस दिशा में अत्यधिक प्रगति की। सबसे बढ़कर अकबर के द्वारा हिंदुस्तान में उस समय उदार धार्मिक नीति का आधार निर्मित किया गया जब मध्य एशिया, पश्चिम एशिया तथा यूरोप सभी धर्म के मुद्दे पर विभाजित थे। हो गया मेरा इंट्रोडक्शन। अब एक राजद की सुस्पष्ट अवधारणा सुलह कुल की नीति पर आधारित थी। दो प्रशासनिक नियुक्ति में शिया, सुन्नी, ईरानी, तुरानी, हिंदू तथा मुस्लिम अमीर वर्ग के बीच भेदभाव रहित व्यवहार। तीसरा, अकबर की धार्मिक नीति यहाँ केवल उन्हीं मुद्दों को उठाना है जो अकबर को धर्मनिरपेक्ष साबित कर सके, यथा तीर्थ यात्रा कर, जजिया कर, जबरन दास बनाने की पाबंदी, इबादत खाना एवं दीन इलाही। मैंने उसका रेफरेंस देना पड़ेगा। अब इसमें तुम अगर ऐसा अप्रिय बात लिख दोगे जिससे यह सिद्ध हो रहा हो कि नहीं नहीं अकबर, अब कह दोगे कि एक अवसर पर उसने अब्दुल नबी का चप्पल तक धोया था, तो तुम्हारा अपना ही तर्क से अपना विचार कट जाएगा। तो उसमें वही चुनना पड़ता है जो हमें प्रूव करना है। चौथा, गैर मुसलमानों के प्रति यानी संयुक्त अमीर वर्ग का निर्माण नीति। पांचवा, साहित्य और कला में उसने भारतीय तत्वों को अधिक प्रोत्साहन दिया। अब इतना हमने लिख दिया, परंतु यहाँ धर्मनिरपेक्षता शब्द पर सावधानी से, लास्ट में हमने थोड़ा सा इसको दे दिया कि यहाँ पर धर्म का कहा जाता है, परंतु इस धर्मनिरपेक्षता को बहुत दूर तक आप नहीं ले जाइए, है ना, कि परंतु यहाँ धर्मनिरपेक्षता शब्द पर सावधानी से विचार करने की जरूरत है। यहाँ धर्मनिरपेक्षता से तात्पर्य वह नहीं है जो आधुनिक संदर्भ में समझा जाता है। यहाँ धर्मनिरपेक्षता से तात्पर्य राजनीतिक प्रशासनिक मामलों में धर्म को दरकिनार किया जाना। एक दृश्य से अकबर ने घोषित रूप में इस्लाम को कभी नहीं छोड़ा और न ही शरीयत कानूनों की पूरी तरह अवहेलना की, किंतु इस तथ्य से इनकार नहीं किया जा सकता कि उसने राजनीतिक प्रशासनिक मुद्दों में धर्म को दरकिनार किया और वह यह बहुभाषाभाषी नस्ल और संप्रदाय पर आधारित एक देश में वही शासक सफल हो सकता है जो धार्मिक सांस्कृतिक मुद्दों से निष्पक्ष हो। इस प्रकार राजनीति से धर्म के पृथक्करण की वह प्रक्रिया जो अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद बिन तुगलक ने आरंभ की थी, अकबर के काल में आकर पूरी हुई। फिर अंत में हम कह सकते हैं कि मध्य युग में अकबर ने हिंदुस्तान के बहुलवादी क्षेत्र को समझा और उसके अनुकूल नवीन नीति का निर्धारण किया। ये इसलिए मैंने दिया है बड़ा करके, ये 600 शब्द वाले युग का क्वेश्चन है, ये तो पूछा हुआ है यूपीएससी का। अब एक बात बताइए कि आप में से कितने लोग इस शब्द का मतलब बताएंगे कि हिंदुस्तान के बहुलवादी क्षेत्र, हिंदुस्तान के बहुलवादी क्षेत्र का मतलब नहीं समझ रहे? हाँ, समझ रहे हो कि नहीं? तुम लोग बहुलवादी क्षेत्र का मतलब समझ रहे हो? दैट इज इंपॉर्टेंट। अब देखो, उसी से मिलता जुलता प्रश्न है और वो प्रश्न है कि अकबर एक राष्ट्रीय शासक था। उपयुक्त कथन का विवेचन कीजिए। अब वैसे राष्ट्रीय शासक कहोगे कि क्या अकबर एक राष्ट्रीय शासक था, तो फिर वहां पर थोड़ा सा इफ वट लगाना पड़ेगा हमें। अगर आप वैसे पूछेंगे कि क्या अकबर एक राष्ट्रीय शासक था, तो हमें थोड़ा इफ वट लगाना पड़ेगा। यहां पर क्वेश्चन है कि अकबर एक राष्ट्रीय शासक था, उपयुक्त कथन का विवेचन कीजिए। तो मध्यकालीन भारत के इतिहास में अकबर एक युग प्रवर्तक शासक के रूप में स्थापित हो गया है। उसकी उपलब्धियों के मूल्यांकन के क्रम में दो प्रकार के विचार देखने को मिलते हैं। एक के अनुसार अकबर ने प्रशासनिक, सामाजिक और सांस्कृतिक क्षेत्र में नवीन प्रकार की नीतियों को अपना। मैटर हो गया जेरोक्स? हाँ, तो उसको ले आओ, भी डिस्ट्रीब्यूट करना है इन्हों। युग प्रवर्तक शासक के रूप में स्थापित हो गया। उसकी उपलब्धियों के मूल्यांकन के क्रम में दो प्रकार के विचार देखने को मिलते हैं। एक के अनुसार अकबर ने प्रशासनिक, सामाजिक और सांस्कृतिक क्षेत्र में नवीन प्रकार की नीतियों को अपनाया, अतः उसे एक राष्ट्रीय शासक करार दिया जाता है, करार दिया जाना चाहिए। किंतु एक दूसरे दृष्टिकोण के अनुसार राष्ट्रवाद एक आधुनिक संकल्पना है तथा भारत उस समय एक राष्ट्र के रूप में विकसित नहीं हुआ था। अकबर का राज्य एक पूर्व आधुनिक राज्य था। फिर अकबर ने भारत में जिस एकता को प्रोत्साहन दिया वह महज धार्मिक आध्यात्मिक एकता थी तथा उसे महज कुलीनों के स्तर पर प्रोत्साहन दिया गया था, जनसामान्य के स्तर पर नहीं। किंतु यहाँ राष्ट्रीय शब्द का तकनीकी अर्थ में लेने की जरूरत नहीं, वरन यहाँ राष्ट्रीय अर्थ होना चाहिए एक अखिल भारतीय पद्धति का विकास, तथा इस अर्थ में अकबर एक राष्ट्रीय शासक था। मैंने पहले स्पष्ट कर दिया कि राष्ट्रीय शासक शब्द का आप कोई बहुत बड़ा मीनिंग नहीं लगा लीजिए कि वो
आधुनिक राष्ट्र और ये वो। लेकिन हाँ, अगर राष्ट्रीय शासक का मतलब आप लगाते हैं कि अखिल भारतीय संदर्भ में अकबर ने सोचा या अखिल भारतीय पद्धति का विकास किया, तो अवश्य राष्ट्रीय शासक था। और तब हमने यहाँ पर 7 पॉइंट आपको दे दिए। एक, अखिल भारतीय साम्राज्य निर्मित करने का प्रयास, एक बिंदु। 2, सुलह एक कुल की नीति पर बल। 3, उदार धार्मिक नीति को अपनाया। 4, एक संयुक्त अमीर वर्ग के गठन का प्रयास। 5वां, इंडो इस्लामिक स्थापत्य का विकास। 6, समन्वित संस्कृति को प्रोत्साहन दिया जाना। और 7वां, समाज सुधार के लिए प्रयास। उपरोक्त नीतियां अकबर के राष्ट्रीय शासक सिद्ध करते हैं। अब यहाँ अकबर की धार्मिक सहिष्णुता तुम पढ़ोगे तुमको खुद पता चल जाएगा। एक बार क्वेश्चन पूछा था 1991 में कि अकबर की उदारता की नीति का सोदाहरण प्रतिपादन कीजिए। सोदाहरण, तो सोदाहरण में सीधे अब उदारता की नीति का प्रतिपादन करना है, तो बिल्कुल स्ट्रेट क्वेश्चन आपका हो गया। अकबर की उदारता की नीति के निम्नलिखित पहलू थे। एक, बहुसंख्यक हिंदू प्रजा की धार्मिक अपंगता को दूर करना। अब बहुसंख्यक हिंदू प्रजा की धार्मिक अपंगता को दूर करना में पॉइंट ए है तीर्थ यात्रा कर की समाप्ति। बी है जजिया कर की समाप्ति। सी है जबरन दास बनाने पर पाबंदी। और दो है सभी पंथों के प्रति उदारता और सम्मान की भावना। और यह इबादत खाना की स्थापना कर विभिन्न धार्मिक पंथों के मर्म को समझने का प्रयास। तीसरा है हिंदू और मुस्लिम प्रजा के बीच भेदभाव की नीति को दूर करना। इसमें है अमीर वर्ग के आधार का विस्तार करना तथा मुगल अमीर वर्ग में राजपूत अमीरों को भी समान स्तर प्रदान करना। बी है मुस्लिम विद्वानों के साथ साथ हिंदू विद्वानों को भी मदद एवं मांस का आवंटन करना। पॉइंट 4 है कि अपने साम्राज्य के अंतर्गत विभिन्न भाषाभाषी नस्ल एवं संप्रदाय के लोगों को एक समान आचार संहिता प्रदान करने का प्रयास। ए, दीन इलाही के माध्यम से अकबर ने अपनी प्रजा के समक्ष कुछ समान कार्यक्रम प्रस्तुत किए। 5वां, भारत का समन्वित संस्कृति को प्रोत्साहन। ये फारसी भाषा साहित्य के साथ साथ अन्य भारतीय भाषा एवं साहित्य को भी संरक्षण प्रदान करना। भी स्थापत्य कला एवं चित्रकला में ईरानी तत्वों के समानांतर भारतीय तत्वों को प्रोत्साहन देना। अब राष्ट्रीय एकता स्थापित करने के लिए अकबर ने क्या प्रयास किए था, इसमें उसे कहां तक सफलता मिली। अब इस क्वेश्चन का भी उसमें 600 शब्दों का क्वेश्चन था, तो इसका 2 पार्ट में विभाजन हुआ था इसीलिए। तो अब राष्ट्रीय एकता के लिए उसने क्या प्रयास किए, इसमें आपको स्पष्ट रूप में यहाँ पर 7 पॉइंट दिया गया है। एक है, एक अखिल भारतीय साम्राज्य निर्मित करने का प्रयास। दूसरा, सुलह कुल की नीति पर बल। तीसरा, उदार धार्मिक नीति को अपनाया। चौथा, एक संयुक्त अमीर वर्ग के गठन का प्रयास। 5वां, इंडो इस्लामिक स्थापत्य का विकास। 6वां, समन्वित संस्कृति को प्रोत्साहन दिया जाना। और 7वां, समाज सुधार के लिए प्रयास। लेकिन नीचे फिर दिया गया है कि अपने उद्देश्य में अकबर बहुत हद तक सफल रहा। एक, उसने एक संयुक्त अमीर वर्ग के निर्माण में सफलता पाई। इस प्रकार उसने मुगल अमीर वर्ग के चगताई स्वरूप को बदल दिया तथा राजपूत अमीरों की सहायता से उसने मुगलों की शक्ति एवं मुगल सत्ता का विस्तार किया। उसकी उदार नीति के कारण हिंदू कुलीन वर्ग, जिसके लिए कभी बर्नी ने आक्रोश व्यक्त किया था, साम्राज्य निर्माण में महत्वपूर्ण उपकरण के रूप में तब्दील हो गया। दूसरा, उसी प्रकार उसकी उदार धार्मिक नीति के कारण मुगल सत्ता को भारत में व्यापक स्वीकृति मिली तथा मुगल बादशाहत की छवि भारतीयों के मन में स्थापित हो गई। जैसा अकबर इन प्रश्नों का नतीजा कि आगामी 200 वर्षों तक मुगल साम्राज्य अपने अस्तित्व में कायम रहा तथा जब कंपनी बहादुर के द्वारा मुगल बादशाह के विशेषाधिकारों पर आक्रमण किया गया तो भारतीयों के बीच इसके विरुद्ध तीखी प्रतिक्रिया हुई। हमारा निशाना यहाँ पर हमारा जो वो 1857 का विद्रोह और बहादुर शाह जफर वाला मुद्दा है। समझ गए, तुम लोग पकड़ लिया था इसको। फिर भी हमें यह ध्यान रखना चाहिए कि अकबर के द्वारा राष्ट्रीय एकता का प्रयास महज कुलीनों के स्तर पर था, जनसामान्य के स्तर पर नहीं। एक मध्ययुगीन राज्य के अंतर्गत राष्ट्रीय एकता बहुत दूर की चीज थी, क्योंकि राष्ट्रीयता अथवा राष्ट्रवाद एक आधुनिक संकल्पना है। तो इसको करके अकबर की धार्मिक नीति का आलोचनात्मक विवरण प्रस्तुत कीजिए। अब देखो, अब आलोचनात्मक विवरण में पंगा दे दिया, क्योंकि अकबर की धार्मिक नीति को अधिकतर तारीफ की जाती है। आलोचनात्मक परीक्षण करना है तो उसका मतलब है कुछ ना कुछ हमको संतुलन बनाना पड़ेगा उसको। तो देखो, क्वेश्चन का जो पहला पार्ट है जिसमें आपने 1, 2 और 3 देखी, यहां तक तो उसकी तारीफ में बातें लिखी गई। अब सीमाएं में देखें हमने क्या दिखा है कि वह स्वयं भी धर्म के प्रभाव से उबर नहीं सका। उदाहरण के लिए कट्टर उलेमाओं का विरोध देखते हुए वह एक वर्ष के लिए जजिया कर पुनर्जीवित करने के लिए विवश हुआ। ये घटना है ये घटना है 1575 की। वो जो विद्रोह जब देखा था उसने, तो इरफान हबीब लिखते हैं कि 10 महीने के लगभग जजिया कर को पुनर्जीवित कर दिया था। 1579 में, 1579-80 में। उसी प्रकार उसने महजरनामा के माध्यम से इस्लाम धर्म के अंतर्गत सर्वोच्च स्थान को सुनिश्चित करने का प्रयास किया था।
महजरनामा तो याद ही होगा आप लोग, किंतु वो अपने प्रयोग में विफल रहा। फिर जहां तक दीन इलाही का प्रश्न है तो हमें ध्यान रखना चाहिए कि उसने राजनीतिक उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए धर्म का उपयोग कर एक गलत परंपरा की शुरुआत की। राजनीति के लिए धर्म का उपयोग करना, मानते हैं हिस्टोरियन, अलीगढ़ हिस्टोरियन की गलत परंपरा की शुरुआत थी, क्योंकि आगे औरंगजेब भी उसका दुरुपयोग करने वाला था। आगे औरंगजेब के अंतर्गत भी इस प्रकार का दुरुपयोग देखा गया। इस प्रकार अकबर की धार्मिक नीति भी अपनी कुछ सीमाएं भी रही है, यद्यपि वह व्यक्ति की सीमा न होकर मध्ययुगीन समाज की सीमा है, जहां आधुनिक तर्ज पर धर्मनिरपेक्षता की नीति लागू करना व्यावहारिक रूप में संभव नहीं था। अतः अकबर का मूल्यांकन मध्ययुगीन समाज और राज्य की सीमा के संदर्भ में किया जाना चाहिए। फिर हमें यह भी ज्ञात होता है कि उसने उदार धार्मिक नीति का एक नया प्रतिमान स्थापित कर दिया, विशेषकर तब जब न केवल पश्चिमी एशिया एवं मध्य एशिया पर विश्व को सब बनाने का दावा करने वाले यूरोप में धर्म के नाम पर रक्त बहाया जा रहा था। तो हमने इसका पॉजिटिव एंड दे दिया। तो मोटे तौर पर हमने, तुम्हारा क्या क्वेश्चन है? अब आगे बढ़ेंगे हम। एक दो क्वेश्चन है और अकबर पर। एक तो मैंने अभी आपको देना है, इसलिए मैं जेरोक्स के लिए भेजा हूं, ये अभी लेटेस्ट है। हाँ, मदद मास प्रशासन में बताएंगे। मदद मास जो विद्वानों को अनुदान दिया जाता था, जिसको वक्फ बोलते थे, जैसे विद्वान थे या कुछ विशेष सेवा के बदले राज्य के दौरान को मदद मास दिया जाता था, उसको सयूर गल भी कहा जाता था, उसी को मदद मास बोलते थे। अगर भूमि में दिया जाता था तो उसको मदद मास कहते थे, और नगद में दिया जाता था तो वजीफा बोलते थे। कौन सा है? अकबर ईश्वर में अपने दिव्य विश्वास को बलपूर्वक करना चाहता, परंतु ईश्वर की पूजा किस ढंग से की जाए इस संबंध में संकल्पना कट्टर इस्लाम या कट्टर हिंदू से स्वतंत्र टिप्पणी की। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, देखो तो सामने।